कितनी भी चर्चा कर लीजिए, नेताजी को घर में बुलाकर 4 गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं उसको कोई शिकायत नहीं है। भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है। और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल है, कई बार से जीत रहे हैं, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहाँ पर अंत में 5 होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितनों खराब है तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे दो। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए। भाई साहब हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपक, इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या ये है कि जाति से लोग नहीं निपट पा रहे। पिछले 2.5 वर्ष में सबसे ज्यादा यही सवाल हमसे पूछा गया। अच्छा प्रसाद जी आप तो बहुत राजनीति समझते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाति से कैसे निपटिएगा? इससे बड़ा कोई भ्रम फैलाया ही नहीं जा सकता है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है। ये आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, प्रसाद जी आपको नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं, जरा बताइए 6 महीने पहले अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों ने वोट दिया है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ज्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर दिया है ना भाई, मोदी के नाम पर दिए हैं। तो मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमको जरा बता दीजिए। मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं? आपने कहा कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो बिहार में मोदी के जाति का देखो आदमी है ये नहीं रहा है, तो वोट दे कौन रहा है मोदी को? दोनों बात कैसे हो सकती है? आप कह रहे नहीं भाई चलिए मोदी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर दिया है, प्रधानमंत्री के लिए दिया है, तो ये बताइए कि 18% जो मुसलमान है जो लालू जी को वोट दिया है, वो लालू जी को काहे वोट दिया है? लालू जी उसके जाति के तो नहीं है, मुसलमानों ने लालू जी को वोट क्यों दिया है? अरे भाई नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जाति जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है, तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। बिहार के आदमी को लगता है कि खाली जाति बिहार में है। 1975 में गुजरात में खाम थ्योरी बनाया गया, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे। तो उसको कहा गया खाम। उसको तोड़ने के लिए पटेलों को भाजपा ने वहां संगठित किया। खाम थ्योरी तो बिहार में नहीं बना था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हैं, रेड्डियों का राज था, कम्मा लोग उसको चुनौती दिए। आप कर्नाटक में सुनते हैं वोकालिगा है, लिंगायत है। आप यूपी देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, हर जगह जाति है। जितनी जाति आंध्र प्रदेश में है, जितनी जाति गुजरात में है, जितनी महाराष्ट्र कर्नाटक में, उतना बिहार में भी है। आपको लग रहा है कि ना भैया ये तो गलत है, बिहार में तो हर बार चुनाव में जाते पर वोट पड़ता है। हम आपको गिनवा देते हैं, जरा याद कर लीजिए। 1984 में इसी बिहार में, आप लोग सब लोग याद कर लीजिए, 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला। करीब 54 के में 53 सीट वो लोग जीत के आए। आपसे पूछेंगे भाई जाति का इतना प्रभाव है, तो राजीव गांधी की जाति का ज्यादा आदमी तो था नहीं, कैसे जीत गया कांग्रेस? तुरंत आदमी, राजनीतिक आदमी लोग कहेगा कि 1984 में भैया इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था, उस सहानुभूति की लहर बनी
उसी में सब जात पात टूट गया, सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इसको लिख लीजिए भाई एक लाइन। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, जनता दल बीपी सिंह को कैसे पूरा बिहार में वोट पड़ गया। तो लोग कहेंगे भैया लोग बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, जनता दल को वोट नहीं पड़ा। जो बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय बन गया कि सब आदमी जाति पाति भूलकर बीपी सिंह और जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, गुजरात का एक आदमी मोदी कैसे आकर पूरा बिहार जीत गया। तुरंत आदमी कहेगा कि भैया भाजपा का तो कुछ नहीं था बिहार में, लेकिन मोदी जी का जो लहर चला ना, सब युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा कि भैया 19 में तो एकदम कांटे का बराबरी का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि हर घर से लोग जाकर मोदी को वोट दे दिया भाजपा को। इन चारों बातों को आप लिख लीजिए। 1984 एक घटना है, एक राजनीतिक व्यक्ति की मृत्यु और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। और 2019 एक विषय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा विचारधारा है, उसके बनी हुई लहर। आपको ये क्या बताता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो बिहार के में ही समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है, ये प्रमाण है। अब आपको फिर क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है, वो इसलिए कि बीच के कई इलेक्शनों का हमने जिक्र नहीं किया। उसमें क्या हुआ, जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब कोई ऐसा विषय नहीं है, जब कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाति वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको बार बार लगता है कि नहीं भैया जाति पर वोट पड़ता है। कई लोग खड़ा होकर फिर गलत करेगा कि ना भैया ये तो लोकसभा का उदाहरण दिए हैं, विधानसभा में तो जाति पर वोट पड़ेगा। आप विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में इसी बिहार में नीतीश और भाजपा एक साथ चुनाव लड़े। सामने से लालू जी कांग्रेस और रामविलास पासवान एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी और भाजपा के साथ उस समय नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत नहीं थी, और तब लालू आज के मुकाबले कांग्रेस, लालू और रामविलास ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद एनडीए को, नीतीश और भाजपा के गठबंधन को 206 सीट मिला। आज वही 2020 में वही गठबंधन चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश और भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी की ताकत भी रही। लालू पहले से कमजोर हुए हैं, कांग्रेस भी कमजोर हुई है, और रामविलास पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। इसके बावजूद उसी गठबंधन को 115 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ, नीतीश और एनडीए के समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं, ये 206 सीट इसलिए आया था कि बिहार में करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता है कि नीतीश कुमार अपने पहले टर्म में 2005 से लेकर 9 में कुछ काम करते हुए, सुधार करते हुए दिखे थे। तो काम का प्रभाव भी था और समीकरण भी था, तो मिलाकर 206 सीट जीते। और जब 2020 में खाली जातीय समीकरण पर गए तो 115 सीट नहीं मिला। लोकसभा और विधानसभा को छोड़िए, अब नीचे आ जाइए पंचायतों में। पिछले चुनाव में 82% मुखिया चुनाव हारा है, सिटिंग मुखिया 82% चुनाव लोग हारे हैं, और 90% से ज्यादा वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे हैं। आप अपने अपने पंचायत में देख लीजिएगा। शायद ही कोई मुखिया 10 में 1 या 2 आदमी रिपीट हुआ है। तो क्या मुखिया जी लोग के जाति का सब लोग छोड़कर उनका पंचायत चला गया? मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आपको राजनीति में दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में भी आपको जाति दिखेगी। समाज में अगर बाहुबल का प्रभाव है तो राजनीति में भी उसका प्रभाव दिखेगा। राजनीति समाज का आईना है। अंतिम बात,
आपने कहा, कई लोग कहता है भैया जब तक जाति नहीं सुधरेगा बिहार नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जब आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। भैया समाज में जाति ना रहे, पैसे का बोलबाला ना रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए तब हम राजनीति में आएंगे। तो भैया जब सब अच्छे हो जाएगा तो तुमको राजनीति करने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। और अगर आप सोचिएगा कि जाति न रहे तब राजनीति करने आएंगे तो ना जाति कभी खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। जो समाज की अच्छाई या बुराई है उसके रहते हुए ही उसका नेतृत्व करना है, उसी का नाम राजनीति है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आपके बस का ये चीज नहीं है कि सब सुधर जाएगा तब हम जाएंगे। गांधी जी जब आए हुए तो जाति नहीं था देश में, तब छुआछूत तो आज से ज्यादा रहा होगा। ये गलत बात मत सोचिए। दूसरी बात कोई कह रहा है, अरे भाई यहाँ पर तो बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसलिए है कि यहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए कई साथी बैठे हुए। भाई साहब एक हमारे दल से जुड़े हुए कह रहे हम प्रमुख भी रहे, मुखिया भी रहे। आप जरा देखिए जब प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, कौन ऐसा बीडीसी है जो नेपाल में 2 महीना छुट्टी मनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा है? 2 लाख 3, जब एक प्रमुख जीतने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्च कीजिएगा, चोरी नहीं होगा। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया मुखिया बड़ा चोरी कर रहा है। हम बात सुनते हैं, क्या कर रहा है मुखिया भाई? कह रहा भैया राशन कार्ड में पैसा ले रहा है, इंदिरा आवास में पैसा ले रहा है। भाई साहब एकदम उद्वेलित होकर बोले, इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए जितने लोग चुनाव लड़े हैं, जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, उस पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। तो कहां से लाएगा पैसा भाई? भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब आप भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा। बिहार में आदमी सोच रहा है, सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। हमारा लड़का बढ़िया मजाक करता रहे, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। नहीं हो सकता है। आप चोरी करोगे तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। जात के नाम पर मुफ्त में वोट दीजिएगा तो आपका नेतृत्व अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं। जब जात के नाम पर नहीं सुधर सकता है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है, चाहे एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। आप कह रहे भैया बताइए आप कैसे भ्रष्टाचार रोकिएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार आप बताइए? जब लोग ही पैसा देकर वोट, पैसा लेकर वोट। दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं दुनिया में, वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ईमानदार जनप्रतिनिधि किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ तो जितना वार्ड सदस्य लोग लड़े थे सब चुनाव हार गए। तो अगली बार चोरी करने से थोड़ा पहले डरेगा। लेकिन बिहार में विधायक कितना भी लूट ले जात के नाम पर वोट तो आप उसी को दीजिएगा। आपका सांसद कितना भी बड़ा चोर हो, वोट तो उसी को आपको देना है। उन देशों ने अपने जनप्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाया, अच्छे लोगों को चुना। दूसरा उन्होंने काम क्या किया कि सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। बिहार में आप और हम सुनते हैं अफसरशाही बहुत है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल के 4 अफसर ही पूरा राज्य चला रहे हैं।
पूरा जो सत्ता है, पूरा जो संसाधन है वो 4-5 लोगों के हाथ में ही है। कहने के लिए मंत्री परिषद है, कहने के लिए विधायक है, कहने के लिए मुखिया सरपंच प्रमुख हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है। 5 अफसर बैठकर जो निर्णय लेते हैं वही सब लोग को करना है। तो सत्ता और संसाधन दोनों का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों को 1/3 विकास का राशि पंचायती राज के माध्यम से खर्च करना है, और बिहार में पिछले 30 वर्ष में कुल 3-3.25% पैसा ही पंचायती राज के माध्यम से खर्च हो रहा है। सब अफसर खर्च कर रहे हैं। तीसरा, इन देशों ने क्या किया, उन्होंने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी की बात करी। अभी बिहार में कोई अगर योजना केंद्र सरकार की चल रही है, आपको पता ही नहीं है कि योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। आयुष्मान कार्ड बट रहा, आधी जनता बिहार को उसको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में हमको मिल रहा है कि नहीं। Do you want to kill a big dream? Tell it to वाले लोग हमसे आकर मिलते हैं कि भैया कैंप लगाते हैं, जाते हैं, सब जाते हैं, फिर भी लोग कार्ड नहीं बनवा रहा है। किसान को 6,000 रुपया मिलना है, 6,000 से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी 6,000 किसान नहीं दे रहा है। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं या जो आपके लिए बनी है वो आपको जानकारी में नहीं है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। और चौथा, उन देशों ने टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। फिर मैं नल जल का उदाहरण दूंगा। सरकार ने 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया नल जल। अगर सरकार ने 300 करोड़ वैसे अगर नल जल में भी स्मार्ट मीटर लगा होता तो पटना में बैठकर सरकार को जानकारी होती कि कितने बजे मीटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, कितना पानी किसने कंज्यूम किया। तो ये 4 चीज करके ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहला, सही प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन चारों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई आकर कह रहा है नेता, अरे हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है या खुद बड़ा मूर्ख है। ये संभव नहीं है। आपने देखा इस देश में जन लोकपाल का नाम आया कि ये कानून बनेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो लोग इसका आंदोलन किए वही लोग भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं। अगर इतना आसान होता तो आप समझिए, देश पूरे दुनिया में सैकड़ों देश हैं, आप ही और हमको सबसे ज्यादा बुद्धि है, दूसरे देश वाले जन लोकपाल नहीं बना देते और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि बस एक कानून बनाए और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाइएगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। जैसे जितना आपका व्यवस्था अकाउंटेबल नहीं होगा उतना आपको भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता इसलिए भ्रष्टाचार कर रहा है कि उसके मन में हारने का डर नहीं है। उसको मालूम है कि बिहार की जनता हम कितना भी लूटपाट मचा ले, अंत में आकर वोट हमको ही देगा। जाति के नाम पर दे या लालू के डर से दे या भाजपा के डर से दे, वोट हम ही को देगा। पूरे देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां देश की 1/3 इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य 1/3 देश की इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्य में है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा वाले पार्टियों का शासन है, अलग अलग उनकी टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी अलग अलग है। बावजूद इसके एक चीज कॉमन है 5 राज्य में। 5 राज्य में कॉमन ये है कि पिछले 78 साल में कोई भी नेता वहां 10 वर्ष से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। वहां पर जनता हर 5 वर्ष पर उनको पलटते रहती है। तो नेता सब डर के मारे काम करता है कि काम नहीं करेंगे जनता हटा देगी। तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तरक्की हो रहा है, फिर भी जनता वहां पलट रही है। और बिहार में 30-35 साल से लालू ने की सी है, फिर भी हम लोग को उसी को वोट देना है। तो भाई कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार होगा। अगर सुधार चाहिए तो नेताओं को के मन में आपको वोटर का डर बैठाना पड़ेगा कि भाई काम नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ वोट करेंगे। अब एक अंतिम बात, कुछ लोग कहते हैं भाई जनसुराज पर क्यों भरोसा करें?
जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? जैसे पहले का लोग आकर बढ़िया बोला, गलत काम किया, तो जनसुराज भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल जनसुराज पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि चुनाव से पहले तो सब आदमी अच्छे बोलता है। फिर आपको क्यों जनसुराज को चुनना चाहिए? हम आपको बता रहे हैं क्यों चुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आप हर डॉक्टर से यहाँ लखीसराय, बेगूसराय, पटना सब दिखाकर थक गए। डॉक्टरों ने कह दिया आपकी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दवा नहीं है, भैया दवा अब खान पान में संयम रखिए, जीवन जैसे चल रहा है चलाइए, ये रोग ठीक नहीं होगा। आप उदास होकर घर में भी आइएगा। एक दिन डॉक्टर साहब फिर फोन करेंगे आपको कि भाई जरा आइए, एक नई दवा आई है, पूरा प्रमाणित तो नहीं है लेकिन 20% संभावना है कि शायद ये दवा आपके रोग को ठीक कर दे। आप भागते हुए डॉक्टर के पास जाइएगा, चलिए साहब 20% चांस से हमको ट्राई करके देखिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो भैया जो पहले के दल है यहाँ, जो राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, ये वो एक्सपायर दवा है जिसको आपने खाया, पिया, टेस्ट कर लिया, देख लिया, जान गए कि इससे सुधार नहीं होने वाला है। जनसुराज नई दवा है जो शायद काम कर जाए, शायद काम न भी करे, इसलिए इसको ट्राई कीजिए। अगर ट्राई कीजिएगा नहीं काम करेगा, 5 वर्ष बाद फिर अपना वही एक्सपायरी दवा पर चले जाइएगा। लेकिन कम से कम ट्राई तो करो भाई। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने बात कहा गठबंधन की, तो भाई मेरे हमने 25 बार कह दिया, ना पहले गठबंधन ना बाद में गठबंधन। 2025 में भी नहीं, 2029 में भी नहीं। आप 25 से टक्कर कि गठबंधन की सरकार है, इसी का दौर है। अरे भाई, राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का व्यापार नहीं है। एमएलए एमपी बनकर हमको मंत्री बनकर बालू शराब का ठेका नहीं लेना है। जितना पैसा एमएलए मंत्री जीवन भर में कमाएगा, उतना पैसा भगवान की दया से हम लोग साल भर में कमाते हैं। हमको पैसे के लिए यहाँ राजनीति करने और एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं है। बिहार के लड़के हैं, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं से पले बढ़े हैं, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं, तो ये भावना है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करें और हो सके तो सुधार के लिए प्रयास करें। और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। इस देश के सबसे बड़े नेता, जितने भी आप बड़े नेताओं को जानते हैं, आजादी से पहले जिन लोगों ने इस देश की नींव रखी है, उनमें ज्यादातर नेता तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। गांधी जी तो एमपी एमएलए बने नहीं, तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति समाज की आवाज बनना भी है, राजनीति समाज के विषयों को उठाना भी है। हम एमएलए एमपी नहीं है, फिर भी इस राज्य में हमारी ताकत, राजनीतिक ताकत है कि नहीं है? हम जा रहे हैं, 1000 आदमी खड़ा होता है, हम जाते हैं सुबह शाम तक, पत्रकार हमसे बात करने के लिए लाइन लगा खड़े हैं, इतना एमएलए एमपी से ना समझे। तो हम लोग राजनीति इसलिए नहीं कर रहे कि हमको एमएलए बनकर जल्दी से सरकार बनाना है, कोई घबराहट नहीं है। आपको बिल्कुल एक चीज बता दें, जब तक मैं इस व्यवस्था से जुड़ा हूं, इसके ईमानदारी और इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे जीते या हारे। उसमें कोई सवाल ही नहीं है चेंज होने का। और हमारे कहने पर मत जाइए। हम लोग हिंदी में कहते हैं कि कथनी पर नहीं, करनी को देखिए। कथनी पर मत जाइए, बोलने को तो सब अच्छा ही बोल रहा है, जो हम कर रहे हैं उसको देखिए। हम 2.5 बरस 3 बरस से यहाँ पैदल चल रहे हैं। लोग क्या कहा है, भाई कितना दिन चलेंगे, थक जाएंगे। कोई कह रहे था बिजनेसमैन आदमी है, भाग जाएंगे। अरे भाई, 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर गांव जाना, गर्मी बरसात पैदल चले कि नहीं चले? 10 1 करोड़ लोगों को मिला बनाया ही नहीं बनाया। फिर चुनाव आएगा, देखिएगा नहीं करेंगे। सत्य की ये अपनी ताकत है। वो समय धीरे धीरे अपने आप को दिखेगा कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए कोई घबराने की नहीं है। दूसरे घबराए भैया करो भाई उसको 10 लेगा, घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं। हम लोग रास्ते में कोई क्या कहता है, भैया अच्छा आज के लड़के कह रहे हैं, भैया हिम्मत नहीं हारना, भविष्य का है, राज का ही है। हम अपने हंसते हैं। देखिए आकर भले मन से आता है,
कि भैया लगे रहिए, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। कितना बड़ा ग्रुप है, वो कह रहा है 30 वर्ष से हमारा नरक है, बरस और रहेगा, 10 वर्ष के बाद अरे भाई आप कहना चाहिए बदलाव होगा जरूर, लेकिन 10 वर्ष पे होगा। मतलब 20 वर्ष चांकर नहीं कर रहा है और आएंगे तब जगह। अरे भाई सोच के तो बढ़िया चल रहा है। हमारा लोग सीधे से सब स्कूल में पढ़ रहा है। आपकी जिंदगी परेशान से परेशान है, आप यहाँ के भ्रष्टाचार से परेशान है, आप शिक्षा को बदलना चाहते हैं, आप 10 वर्ष और बर्बाद भाई कोई दूसरा अच्छा देख लो, तब आपको यहाँ की वजह से चाहते भरा गया है। अब कम से कम कोई विकास जल्दी पकड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन बिहार का आदमी धीरे सुधरेगा। गाय जमा हुआ है, उस पर दौड़ने का फर्ज जाइएगा, हम पे जाएगा। गाय जब लगती है फर्ज पर बैठ से रगड़ना पड़ता है। वैसे बिहार लोगों के चेतना कारी जम गई है, उसको बैठ साफ करना पड़ेगा और तभी सुधार होगा, समाज जगेगा। बिना समाज जगाए कोई व्यक्ति कोई विचार कोई दल बिहार सही है। अगर कोई सुधार देंगे तो सिरे से बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। 13 लोगों का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। 13 लोग नहीं सुधारना चाहे सुधार देगा, ये संभव है। एक उपाय है 13 लोगों को धीरे समझाया जाए और उसमें अगर 2.5 आदमी जान जाएगा, मतलब 10 में 3 भी कई बार भैया अभी साथी मिला, बहुत बेचारा साइकिल हो गया, शीशा खा गया, जमीन और जानना बाकी है और मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई जमीन भले जाने जब चुनाव के लिए 10 में आने जानना जरूरी है। मोदी जी को देश बना के वोट दिया, 10 में 3 31% वोट दिया। तो अगर 3 आदमी जाता है और वो जांची की चिंता है, वो पैसे बिके उसमें बदलने के लिए तैयार हो जाए तो जनता की व्यवस्था बन जाएगी। अंतिम जाए तब सुधार ऐसी बात नहीं है। जन सुधार की कोई अब न हो। जिस देश आजाद हो रहा, आजादी से बड़ी चीज नहीं है। जिस देश आजाद हो रहा, आज अगस्त 1947 है, तो भी 4 लोग भारतीय थे, वो अंग्रेजों के सैलरी पर कर रहे थे। अब हमारे लोग चला रहे थे, जान रहे थे आजाद हो रहा। आज अंग्रेज जा रहा है, फिर भी चला रहा। ऐसा तो है सेना हो गया था और अंग्रेज लोग थे। किसी भी विचारधारा से सब लोगों को नहीं बना सकते, लेकिन समाज परिवर्तन 30% तैयार हो जाए तो संभव है। इसलिए बिहार में आप बदलना चाहते हैं तो दूसरा छोड़िए, अपना शुरुआत कीजिए। आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। मैडम ने कहा कि जाति ये है, यहाँ पढ़ाई नहीं है। इससे बड़ा कोई गलत बयान नहीं हो सकता। यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। लिखा जातिवादी जो जितना ज्यादा कर रहा है